हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सिंध हुकूमत के साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन को नैब ने धर लिया। उसके बाद जब सिंध हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती बेल जो है वो मुस्तरद कर दी, उसके बाद वो 5 घंटे तक लाहौर सिंध हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में बैठे रहे। बहरहाल वकीलों के कहने पर वो बाहर आए और उन्हें और 13 और साथियों को जो है नैब ऑफिस ले जाया गया है। कल उन्हें नैब अदालत में पेश किया जाएगा जहां उनका रिमांड लिया जाएगा। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जब वो वज़ीर इत्तलात थे सूबे के, तो उन्होंने 5.7 अरब रुपए सात इश्तिहारी कंपनियों को दिए जो कवायद के बरक्स थे। उसके ऊपर केस बना। वो 2 साल के लिए जब ये केस बना तो वो दुबई चले गए और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो वापस आएंगे। इस साल मार्च में उनकी वापसी हुई और वापस आने से पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव जैसे हिफाजती ज़मानत हम कहते हैं वो ले ली और उसके बाद वो एक्सटेंड होती रही, यहाँ तक कि बात आज तक आ पहुँची और आज सिंध हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती जो ज़मानत है वो मनसूख कर दी, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। बहस ये चल पड़ी कि पीपल्स पार्टी जो ज़ाहिर है इस सूबे की हुक्मरान भी है, उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या मसला है कि एक तरफ जो शरीफों का केस चल रहा है वो भी नैब में चल रहा है, उनकी गिरफ़्तारियाँ नहीं हो रही और हमारी गिरफ़्तारी जो है शर्जील मेमन साहब की क्यों हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही धरती है मगर 2 कानून हैं, एक शरीफों के लिए है और एक जो है शर्जील इनाम मेमन के लिए है। उन्होंने साथ नैब का हैशटैग भी लगाया और हिपोक्रेसी भी कहा, यानी दोगलापन की तरफ उन्होंने इशारा किया। अच्छा, मेरी ख़ास ये लॉयर से 3-4 से बात हुई, ज़ाहिर है ये कन्फ्यूजन हमें भी थी। तो जो लीगल तरीक़ाकार है उसमें यही कहा जा रहा है कि शायद कानूनी तरीक़ाकार में दोनों केसेस जिस तरह डील हो रहे हैं वो ठीक हैं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान जो है वो पेश हो रहा है। ये जो है क्योंकि बाहर चले गए थे, फिर इन्होंने हिफाजती ज़मानत करा ली थी, तो लिहाजा ये पेश नहीं हुए, तो नैब ने इनको अपनी जो है वो हिरासत में बहरहाल ले लिया। लेकिन पेश तो हुए हैं ना? हाँ, नहीं, आज सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश तो हुए हैं ना? हाँ, पेश हुए हैं हिफाजती ज़मानत को एक्सटेंड कराने के लिए। अभी एक तो ये बिलावल भुट्टो की ट्वीट की आपने बात की, ठीक है। अभी कुछ देर पहले एक और पीपी के तर्जुमान थे, मेरे ख्याल सिंध के कोई उनके सदर हैं, नहीं, चौधरी मंजूर, सॉरी हाँ, पंजाब के हैं। तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग जुमला इस्तेमाल किया और अगर ये हम ज़रा फुटेज चला दें शर्जील मेमन साहब की और मरियम नवाज शरीफ की पेशियों की, तो वो इसी कॉन्ट्रास्ट को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि जी एक जगह कैटवॉक एहतसाब होता है उनका, फिर आगे ये भी कहा कि जी एक रेड कार्पेट होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मैं बुखारी के शो में बैठे थे, तो अभी ये मीटिंग रूम में उनसे भी बात हो रही थी, तो उनका भी तकरीबन यही कहना था कि जी ये तो, और एंड ही इज फॉर्मर डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स नैब सिंध के, तो वो भी इसी पॉइंट को रेज कर रहे थे कि यार देखें ये परसेप्शन, अगर आप देखें सिर्फ अगर परसेप्शन की देखें तो बड़ा अजीब लगता है कि यहाँ पर आपको रेंजर्स चाहिए तो आपने नैब ने रेंजर्स भी बुला लिया, वहाँ पर इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल जाती है और हमेशा आखिरकार एक ये नैरेटिव तो रहा है ना कि जी यहाँ का कानून अलग है, वहाँ का कानून अलग है। आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के विजुअल्स हमारे सामने आते हैं तो ये जो परसेप्शन है ये रीइंफोर्स हो जाती है मज़ीद? देखें, यही जो वकला हैं वो ये कहते हैं क्योंकि शरीफ ख़ानदान पेश हो रहा है, उनके साहबजादे पेश नहीं हो रहे तो उनके भी नाकाबिले ज़मानत वारंट निकले हुए हैं, उनके अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं कि जैसे ही वो पाकिस्तान में आएंगे उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। और इसी तरह आपका ख्याल होगा उनके साथ? यार मतलब यहाँ पे तो शर्ट हो गई, बटन वटन भी टूटे। अब मैं शर्जील मेमन साहब को डिफेंड नहीं कर रहा। जब कैप्टन सफदर आया था तो नैब ने उन्हें अपनी तहवील में लिया था ना। जब शर्जील मेमन मार्च में इस्लामाबाद आए थे तो नैब ने उन्हें तहवील में ले लिया था। जब उन्हें बताया गया कि ये जो मैंने हिफाजती ज़मानत ली हुई है तो उन्हें उस वक्त छोड़ दिया गया था। तो अगेन जब मैं कानून की बात कर रहा था, ठीक है, परसेप्शन की बात अपनी जगह है। परसेप्शन वाकई ये लगता है कि जो शरीफ ख़ानदान है उसको बहुत ज़्यादा जो है लेवरेज दी जा रही है, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट का हिदायतनामा ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने कंक्लूड करना है केस। तो ये केस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चल रहा है और नैब ने अपने तौर पर
कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा, क्योंकि नैब की जो अदालत में हो चुकी है वो तो हम सब ने सुनी थी। अदालत ने नैब को कह दिया था कि बिल्कुल आप फारिग हैं और आपसे बेहतर है कि ना ही हो। तो वो नैब की अपनी जगह, अब नए चीफ भी आए, वो चाहे तो ये नैब चीफ की डिस्क्रेशन है कि वो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई आप मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर को, इनको गिरफ्तार भी कर लें। ठीक है, तो अभी तो डिस्क्रेशन की बात है। अच्छा, अब एक बड़ा मैं टिपिकल टॉक शो वाला सवाल पूछूं आपसे। हाँ पूछो जी। मैं अब शर्जील मेमन के केस में क्या होगा? अब नैब अदालत से उनका रिमांड लेंगे और फिर नैब उनसे तफ्तीश करेगी। ठीक है, और तफ्तीश के बाद जैसे फर्द जुर्म आयद होती है वैसे ही होगी। ठीक है। एक और रेफरेंस भी है शर्जील मेमन के खिलाफ, वो है एक प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन की गैर कानूनी कंसोलिडेशन, वो भी वो बहरिया टाउन की हम बात कर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची कंसोलिडेशन भी बड़ी मजेदार है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जी के रूल्स को जो वायलेट, बिल्कुल वो भी एक टीन का डिब्बा है जो उनकी पुश्त पे बंधा हुआ है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी एक मुल्क में 2 कानून या 3 कानून, शुक्र करें कि 2 कानून है, अवाम के लिए तो तीसरा एक भी कानून नहीं है। जो आम सही बात है, सही बात। वो तो किसी खाते ये तो पिछले हफ्ते जो हमने स्टोरियां देखी हैं उसमें तो जाहिर है ना यार। अब मसला ये कि ये जो हम बाद में अदालत से बाहर निकल के जो फुर्तियाँ दिखाते हैं और ट्वीटें वीटें करते हैं कि साहब ये देखें ये इम्तियाज़ हो रहा है, फलाना हो रहा है, भाई ये 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब और दूसरे जज थे, ये उनके सामने कह देते कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। ये जो बाहर निकल के जो बहादुरियां दिखाते हैं ये मेरी समझ में नहीं आती। असूलन किसी भी पार्टी सपोर्टर को इस तरह के जब मौका पेश होता है तो कहना ये चाहिए कि जी बिल्कुल ये एलिगेशंस हैं और एलिगेशंस देखते हैं कि केस कहाँ तक जाता है। ऐसा नहीं होता, अगर हमारी पार्टी का है तो वो इनोसेंट ही है, अगर दूसरी पार्टी का है तो ये तो फिर काला चोर है, इसको तो फांसी देनी नहीं चाहिए। और ये हर केस में यही होता है, मुझे क्यों निकाला, बाकी कहेंगे कि बिल्कुल सही है, तुम्हें तो निकाल के फांसी की सूली पर पहुंचाना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के लिए आप महान हैं और आप दूध की धुली। इमरान खान किसी केस में इश्तिहारी है? वो तो एक छोटा मोटा केस है, पीटीवी पे हमला ही करवाया था, तो उसमें क्या? नहीं तो उसमें वही ना, वो तो मतलब वो कैसे तो कुछ नहीं होता है यार, पीटीवी पर हमला कर दिया नहीं बनती ना, उसमें तो गिरफ्तारी नहीं बनती। ताहिरुल कादरी के खिलाफ भी मैंने एक बयान भी नहीं बनता लॉयर से, मैंने सीनियर लॉयर ना बयान होगा ना विक्टिमाइजेशन। आज एक मैंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर से बात की और यही बात की, मैंने कहा कि ये जो परसेप्शन बन रही है कि सबके लिए कानून अलग है, तो कहने लगे भाई कानून सबके लिए अलग यही है कि जहाँ तक हाथ पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँच जाए, उससे आगे कोई भी नहीं जाता। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा इमरान खान के भी वारंट लिख रहे हैं, उन्होंने कहा पकड़ के दिखा दें, फिर आप किसी को कह दें कि कोई पकड़ ले उनको। तो बात यही है कि परसेप्शन, हमारे यहाँ बदकिस्मती यही है कि हम परसेप्शन पे ज़रूर जाते हैं। और अच्छा, एक तो ये कैटेगरी है ना जो कानून शरीफों के लिए अलग है, इमरान के लिए अलग है, शर्जीलों के लिए अलग है, इससे भी ऊपर की एक मंजिल है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं है, दे आर अबव द लॉ। Some are outlaws and some are in-laws and वो सबसे ज़्यादा खतरनाक some are above the law। उनकी बात मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, उनकी बात करनी है। हाँ मैं कर लेता हूँ। एक आज इश्तिहार छपे हैं पेशावर के अखबारों में, फ्रंट और बैक पेज के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है कि मिल्ली मुस्लिम लीग हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ये शेख लियाकत साहब हैं और इनको वोट डाल के अपनी मोहब्बत का सबूत दे। अब ये मिल्ली मुस्लिम लीग तो जाहिर है पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ? तो वो कहते क्योंकि एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि हर पाकिस्तानी का हक है, तो जाहिर है हक है तो फिर हक है, हक है तो फिर हर चीज़ पे हक है। लेकिन यार बात सुनो, इनको ये शर्जील मेमन को ना ये अदालत के सामने कहना चाहिए था, माय लॉर्ड ये क्या हो रहा है। सर वो उन्होंने कहने की कोशिश की ना, जब अदालत ने उनकी बेल मनसूख की तो उन्होंने दूसरी एक अपील डाल दी और वहीं पे डाल दी और कहा चीफ जस्टिस के सामने लगाई जाए कि जनाब मुझे मेरी गिरफ्तारी ना होने दी जाए।
तो मेरे ख्याल में फिर अदालत ने कहा कि भाई यार वो 4-5 घंटों के लिए वो इसीलिए तो अंदर रहे थे ना, 5 घंटों के लिए कि कोई ऑप्शन मिल जाए, हाँ कोई ना कोई लीगल लूप होल मिल जाए या कोई डिवाइस मिल जाए जिससे पर हम बाहर निकले तो कम से कम मतलब हथकड़ियां। अदालत का दिल नहीं पसीजा। अगर ज़रार टुंडा या मुबशिर लंगड़ा टाइप होता तो पीछे से खिसक लेते या अगर मुफ्ती कभी टाइप सीन करते और फिर उनकी तरफ अपने मोबाइल फोन अपने पास ना रखते सेगमेंट के लिए ना बचा के रखते, ये तवानाई ऐसे। अच्छा ओके। मीडिया से यहाँ बात करें। जी जनाब, ये मनाजिर हैं सेवन के लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार के बाहर के, जहाँ इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने दीगर साथियों के हमरा पहुँचे कि वो मज़ार पर हाज़िरी देंगे, मगर उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि वो अपने साथ सादा लिबास में मलबूस जो गार्ड्स हैं उन्हें लेकर के जाएं, जिसका उन्होंने बाद में शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि बहुत शर्म की बात है कि मेरे लिए लाल शाहबाज कलंदर के दरवाज़े नहीं बंद कर दिए गए जब मैं वहाँ अब उनकी ज़ियारत करने के लिए जा रहा था, और क्या आसिफ जरदारी तहरीक इंसाफ से इतना ज़्यादा डर गए हैं। तो जनाब क्यों नहीं जाने दिया गया, ज़ाहिर है सबको वो इस बात पर अचंभा तो लगा, क्योंकि लाल शहबाज कलंदर का मज़ार ऐसा है कि जहाँ सब लोग जाते हैं, और इमरान खान तो मज़ारों पे जाने के ख़ासे वैसे भी उनको है। आपको याद होगा जब वो एक लास्ट उनकी मज़ार की तस्वीर आई थी जिसमें वो अकेले बैठे हुए थे, हाँ पाकपतन शरीफ। तो यहाँ पर न जाने क्या हुआ कि इमरान खान बाहर गाड़ी में बैठे रहे, और जबकि शाह महमूद कुरैशी अंदर, और आरिफ अलवी सब लोग अंदर जाकर के चले गए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं गार्ड्स के साथ ही जाऊंगा, और वो गार्ड्स प्राइवेट गार्ड्स। अच्छा, अब इसमें ना सरदार यार मोहम्मद रेन जो कि पीटीआई बलूचिस्तान के सदर हैं। अच्छा, अब आरिफ अलवी कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उनकी भी इस पर 1-2 ट्वीट्स आई हैं। ये जो गार्ड्स की आप जो बात कर रहे हैं ना, आरिफ अलवी की अगर ट्वीट हम देखें तो उसमें उनका कहना है कि जी हमारे पास कोई मुसल्ला गार्ड नहीं थे। ठीक है, और मैं कसम खा के कह सकता हूं, आई कैन से ऑन ओथ, ऐसी कोई गेट श्राइन की गेट पर डिस्कशन नहीं हुई कि जी हम आपको गार्ड्स के बगैर या गार्ड्स के साथ, गार्ड्स की कोई बात ही नहीं हुई। बकौल आरिफ अलवी, बकौल आरिफ अलवी जो है यहाँ पे क्या लड़ रहे थे मुझे नहीं पता सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आरिफ अलवी क्या कह रहा हूँ कि क्योंकि इमरान खान अपनी गाड़ी से उतरे। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। मैं मान लेता हूँ कि आरिफ अलवी दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई गार्ड्स नहीं थे, मतलब लोग थे लेकिन उनके पास असला ज़ाहिर नहीं था। सही। तो सवाल ये है कि फिर क्यों धोखा गया? खान साहब गाड़ी में क्यों बैठे रहे? क्या खान साहब को कहा गया था कि आप नहीं जा सकते? जो बड़ी अजीब बात होगी नहीं, या तो ये साबित करे ना कि खान साहब को कहा गया कि नहीं साहब, गार्ड नो गार्ड, आप नहीं जा सकते। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहानी तो ये सामने आ रही है कि जो सादा कपड़ों में गार्ड से वो इंतजामिया। आरिफ अलवी का ये भी कहना है, सॉरी बस आखिरी पॉइंट ऐड कर देता हूँ, कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो बातें की जा रही हैं आर्म्ड गार्ड्स की, ये पोस्ट इवेंट बातें हुई हैं रोकने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। अब आप बताएं कि यार मतलब सेवन की इंतजामिया क्या कहती है? सेवन की इंतजामिया ये कह रही है कि इस बात पर एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी अंदर जाएगा वो अपने साथ प्राइवेट गार्ड्स नहीं लेके जाएगा। मज़ार के अंदर की सिक्योरिटी उनके पास है, उनके पास पुलिस वाले भी मौजूद हैं, तो इस बात की गारंटी दी गई थी। अब उस पर मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जब भी आते हैं तो तब क्या होता है? तो मुझे कहा गया उनके साथ भी पुलिस गार्ड्स ही होते हैं, और जो दूसरे गार्ड्स हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये अभी बात वैसे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसी फुटेज एक आध देखी थी, लेकिन उसमें वो चीज़ वाज़ेह नहीं थी। एक आई विटनेस हूँ, अभी कोई 3-4 महीने पहले कलंदर के मज़ार पे हाज़िरी देने का मुझे इत्तफाक हुआ। आजकल चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है तो रात को वो इशा के बाद बंद कर देते हैं आम लोगों के लिए। हाँ, अच्छा, इत्तेफाक से उस दिन चीफ मिनिस्टर मौजूद थे वहाँ, उनका आबाई इलाका है ज़ाहिर है सेवन। अच्छा, मैं किसी असाइनमेंट पे वहाँ था, तो उनसे भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा चलो कलंदर के मज़ार पे चलते हैं।
तो उनके साथ पुलिस थी। अच्छा ठीक है, पुलिस थी, ज़ाहिर है एज ए चीफ मिनिस्टर बाकायदा वर्दी वाली पुलिस। अच्छा, पुलिस वाले भी जो हैं कोई 8-10 थे, वो बाहर ही रुक गए। सिर्फ 2 जो पुलिस ऑफिसर थे बावर्दी, वो उनके साथ अंदर गए, और बाकी जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी जो है, नहीं ऑफिसर्स के पास वेपन कहाँ होता, ठीक, तो वो और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी और मकामी, और ये तो आपके सामने हुआ है, ये मेरे सामने विटनेस हुआ। अच्छा, जाहिर है कि वीआईपी प्रोटोकॉल इस हद तक तो है जी, लेकिन प्राइवेट गार्ड्स का जो मामला है, अच्छा सवाल ये कि जब एक बग़ैर चप्पल का मैला फ़कीर भी कलंदर के मज़ार की जालियां चूम सकता है आराम से जाके, तो कौन किसको रोक सकता है? ये सवाल मेरे तो ज़हन में ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऑफ ऑल द पीपल, इमरान खान, ये बात मेरी समझ में आ नहीं रही, कुछ ऐसा है कि जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से। अब देखिए, लॉजिकली देखते हैं, अगर हम ये बात मानते हैं, फर्ज करें कि आरिफ अलवी, इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई आर्म्ड गार्ड्स नहीं थे, ठीक है, और डिलिबरेटली सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को अंदर जाने से रोका गया है, ठीक है, तो शाह महमूद ये तो और बहुत बड़ी धमाका खेज ये दैट्स माय पॉइंट ना यार, तो ये तो ऑन गोल हो गया ना। आपके ख्याल में कि तहरीक इंसाफ इस पे इतना ही यही तो मेरा पॉइंट है ना। और देखिए, ये ऐसा तो नहीं है ना कि सबको रोक दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर गए हैं, आरिफ अलवी साहब भी अंदर गए हैं, तो अगर एक पॉलिटिकल फोटो ऑप रोकने के लिए, अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को बाय करें कि एक पॉलिटिकल फोटो ऑप रोकने के लिए इमरान खान को बाहर लेके गया, तो ये तो एक और भी ज्यादा बड़ी खबर नहीं आपने पेश कर दी फिर। अच्छा, फिर सवाल ये कि लॉजिकली मैं आर्म गार्ड जो है वो साथ लेके क्यों जाऊं? क्या मुझे वहाँ कलंदर से खतरा है, या कोई और मसला है, या मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनाब मैं भी I don't know, but यानी क्यों लाशऊरी ख्वाहिश ये क्यों है? यही सवाल मेरे जो है कि जैसे सब अगर गेट तक आप ले जाएं गार्ड्स, अंदर जब आप जा रहे हैं तो जाहिर है आप अपने साथियों हर दर्जा के अपने भी तो कोई हवाले होते होंगे ना। देखिए, एज पर नुसरत जावेद साहब ने कल जब ये इंसिडेंट हो रहा था जो भी, तो आई थिंक उन्होंने भी कुछ तहकीकात की थी, मैंने ज़ाती तौर पर तो मैंने नहीं की। अकॉर्डिंग टू हिम, वो कहते हैं कि सरदार यार मोहम्मद रिंद इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, अगर आपने जाना है तो मेरे गार्ड आपने लेकर जाने हैं। That is what I heard from यही बात कलंदर पे साबित क्या करना चाह रहे हैं? ये तो अब यार मोहम्मद रिंद से हम पूछना पड़ेगा। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रही, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे इस मौके पे एक दिलचस्प सा वाक़या है या याद आ रहा है। एक साहब थे जो इश्तिहारी थे, कई वारदातें उन्होंने की हुई थी और पता नहीं क्या क्या। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं उनका नाम था शीदा कनटुट्टा। सही है। अच्छा, शीदा कनटुट्टा जो है एक दिन जीरा ब्लेड के भाई दाता साहब के दरबार में उसने हाज़िरी दी और ज़ारो क़तार रोया, और उसने कहा कि मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं आइंदा जो है मैं वादा करता हूँ कि गरीबों की खिदमत करूँगा, किसी जुर्म से, किसी सरपरस्ती से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, बस अल्लाह ताला के हुजूर मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और मेरी सिफारिश कर दे दाता कि अब मेरी जान बख्शी करा दे, ये मुकदमे ख़त्म करा दे, ये और जो मैं ताकि 100-200 बच्चे हैं इनको खारिज करा दोबारा जो है वो एक नई ज़िंदगी में नया पैदा हो जाए। अच्छा, ज़ारो क़तार रोता हुआ दुआ मांग के वो वापस आ गया। दहलीज पार करने के बाद फिर पलटा शीदा कनटुट्टा और फिर दाता साहब के कब्र पे जाके वो खड़ा हो गया। कहने लगे, दाता साहब उम्मीद है तुसी गौर नाल सुन लिया होएगा, दोबारा मैनू इस काम वास्ते ना आना पड़े। ये इसकी किसी से भी मुमाशलत इत्तफाक नहीं, मुझे अचानक ज़हन में आ गया, खुदा ना खास्ता किसी से नहीं अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, सिंध की हम बात कर रहे हैं और सिंध की सियासत की बात कर रहे हैं, तो 7 में एक जलसा भी हुआ था, और इनफैक्ट अब अगेन इसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता है तो आप प्लीज़ बता दें, क्योंकि यहाँ पर ये भी इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि हमें शहर के अंदर जलसा नहीं करने की इजाज़त नहीं दी। जलसा हुआ तो में क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई मुझे नहीं पता सर, काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं यहाँ पर। सिंध की सियासत में एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है वसत साहब, जो आप ही बता रहे थे, एक ग्रैंड अलायंस भी बनी। जी, एक बार फिर बनी। इसके ऊपर ज़रा बताएं सर। पीर शाह पगाड़ा जो हैं उसके सदर हैं, और अयाज लतीफ़ पली जो उस ग्रैंड अलायंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये जो करप्शन है पीपल्स पार्टी की,
उसके ख़िलाफ़ और अगले आम इंतखाबात में हर सीट पर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट उम्मीदवार खड़ा करेगा। तो आप देखते हैं कि मैं क्या होता काफ़ी है। मतलब दावे के साथ मैं एक शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ कि जितनी फंक्शनल और इनको पहले सीटें मिलती थी ना आधी कर लेना, मुझे लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं होता पहले कितनी मुझे ये बताएं, जितनी भी थी उनको आधी कर लें, वो पीपी को जाएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सदर और जनरल सेक्रेटरी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इनका खजांची कौन है, और भी तो ऑफिस बेयरर्स होंगे ना सर? नहीं, इसमें कोई दो लोगों की पार्टी में 2 लोग ही होते हैं। दर्जन भर से जायद सियासी जमातें शामिल हुई हैं। हाँ, एक दो जमातों का नाम अगर आपको याद हो। एक तो मुस्लिम लीग फंक्शनल, ये तो है, पक्की बात है, ये तो तय है, ये तय है, सही है। एक है अवामी तहरीक, वो भी तय है, अयाज लतीफ़ पलीजो वाली, रसूल बख्श पलीजो नहीं वो वाली नहीं, वो अच्छा गुड तहरीक और बैड तहरीक। अब उसके अलावा मेरी यार क्यों मेरी लाइलमी को एक्सपोज कर रहे हो? मैं कभी कभी करना पड़ता है सर, अभी 2 मिनट बाकी है, कल बता दूंगा। गूगलू रिसर्चू सही नहीं किए सर, कल बता दूंगा। लेकिन बहरहाल आपको ये नहीं पता कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में कितनी पार्टियां हैं। मुझे ये पता है कि किस तरह पहली दफा 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा सख्त चैलेंज मिलने वाला है, कम से कम सिंध की हद तक। अब 4-5 सीटें एक्स्ट्रा तो मिली। मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ और नून लीग भी इस ग्रैंड नेशनल अलायंस का हिस्सा बनेगी, बनी जाएगी। नून लीग का तो खैर इतना नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ का सीरियसली अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि इंटीरियर और जो शहरी इलाकों में कोई चांस है अभी भी? क्योंकि अब इमरान खान ने पिछले 3 महीनों में 3 जलसे किए हैं। कराची अलबत्ता वो उस तरह से आकर के उन्होंने जलसा नहीं लेकिन सिंध में किए हैं। हाँ, सिंध में किए हैं। तो आपको लगता है कि कुछ, या ये बहुत नाकाफी है, अभी तक वो पंजाब की तरफ ही उन्होंने अपनी निगाहें मरकूज की हुई हैं? मेरा ख्याल है पंजाब उनकी प्रायोरिटी है, तो 100% है। और खैबर पख्तूनख्वा पे भी जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी उसकी भी आधी उन्होंने पंजाब पे ही लगाई। ये एक प्रॉब्लम होगी। अब देखिए जलसे करना बहुत अच्छी बात है, सिंध में पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जलसों से काम नहीं। शाह महमूद कुरैशी का जो हल्का इरादत है वो भी खासा मजबूत है सिंध में, तो उनके जलसा आम में वो लोग जौक दर जौक आते हैं, लेकिन वो वोट किसी और के तंबू में देते हैं, आपको पता है। भारत देखें, अगर आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ है ना तो उसका बर्मला इज़हार नहीं, मैं पता ही नहीं कर रहा। मैं तो आप लोगों से इसी पॉइंट पर इससे बात है कि ज्यादा मतलब अपने लिफाफे कमाने के चक्करों में आ जाए। नहीं, आप दोनों ने जो वो किया था, आप दोनों ने जो एनालिसिस किया था, तो मैं तो तहरीक इंसाफ बन के पूछने वाला था, तो फिर मैं नहीं समझा। आप असल में भोले बन के बहुत कुछ पूछने वाले। अच्छा चल, और मैं सीरियस होकर ब्रेक ले, ये सीरियस नहीं है। वैसे तो पिछले 70 बरस ही कश्मीरियों के लिए क़यामत की तरह गुज़रे हैं, लेकिन जब से मोदी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, 3रा साल हो चला है, उसके बाद से कश्मीरियों को और ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई। ताकत के बलबूते पे मसले का हल निकालने की कोशिश की गई। नई हरकतें शुरू हुई। पैलेट गन का इस्तेमाल पहली बार हुआ। उससे पहले तो लोग शहीद होते थे, अब शहीद होने से ज़्यादा दिलचस्पी ये होती है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि उनके चेहरे दागदार हो जाएं और वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाएं, जो कि ज़ाहिर है कि मरने से ज़्यादा अज़ियतनाक सूरत हाल है। 2 साल पहले बुरहानुद्दीन वानी की शहादत के बाद से जो हालात हैं मुसलसल कभी बिगड़ते हैं, कभी ठंडे पड़ जाते हैं, फिर उभर जाते हैं। यानी बीजेपी की जो सख्तगीर पॉलिसी थी वो काम नहीं दिखा रही। चुनाचे 15 अगस्त को अभी जो भारत का यौम आज़ादी गुज़रा है, लाल किले पर तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर में का मसला ना गोली से हल होगा, ना गाली से हल होगा, बल्कि वो कश्मीरियों को गले लगाने से हल होगा। वाह वाह। चुनाचे आज जो वज़ीर दाखिला हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कश्मीर के लिए एक नए इंटरलोकेटर यानी राब्ताकार का ऐलान किया है। ये हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा। उनका दर्जा कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगा और वो बाइख्तियार होंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स से कश्मीरियों की जायज़ उमंगों पे बातचीत करें,
वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी बातचीत कर सकते हैं, और हुर्रियत के बाहर अगर जो अलहदगी पसंद रहनुमा उनसे भी मुनासिब समझे तो वो गुफ्तगू कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि जो वज़ीर आला है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने खैर मकदम किया है। फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए, वो भी एक फ़रीक है। उनके बेटे उमर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बातचीत जायज़ उमंगों को पूरा करने के लिए होगी, यानी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस की। तो ये जो लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं ये कौन तय करेगा कि कश्मीरियों की बेसिकली क्या है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। बहरहाल राजनाथ सिंह से ये सवाल किया गया कि भाई साहब दिनेश्वर शर्मा क्या चीज़ है, उन्हें क्यों मुकर्रर किया गया है, ये भी सवाल किया गया। साबिक ब्यूरोक्रेट है जी, और तो, मतलब इनका कोई पॉलिटिकल तो उन्होंने जवाब अच्छा दिया। उन्होंने कहा देखें बात यह है कि अगर हम किसी सियासी आदमी को मुकर्रर करते तो उस पर फिर 100 सवालात उठ खड़े होते। ये है गैर सियासी आदमी, तो इसलिए और फिर दूसरी ये कि आसाम में अलहदगी पसंद तहरीक थी उल्फा, उनसे भी इन्होंने दिनेश्वर ने कामयाब मुज़ाकरात किए थे। फिर आसाम में अमन के क़याम में राहुल गांधी पहली बार बड़े बड़े उनके जलसे हो रहे हैं। मोदी पिछले 1 महीने में 6 दफ़ा अपनी रियासत गुजरात में जाके 1 महीने जलसों से खिताब करना पड़ गया। उससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी फंसी हुई है। तो है फिर। अच्छा, और आज जो है उन्होंने एक जलसे में कहा कि वो रियासतें जो विकास के खिलाफ हैं उनको मरकज 1 पैसा मदद नहीं देगा। विकास यानी तरक्की के जो खिलाफ हैं। मुराद ये है कि जहां कांग्रेस की हुकूमत, इससे उनके पैनिक का अंदाज़ा हो सकता है। तो उसमें यह है कि कुछ अच्छा दिखाने की भी ज़रूरत तो है। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर का जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जो कि पहले 3531 दफ़ा लिया जा चुका है। अच्छा, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जो स्ट्रेटजी पिछले 70 साल से चल रही है कि पहले थप्पड़ फिर बातचीत, फिर थप्पड़ फिर बातचीत, इसका कोई रिजल्ट तो निकला नहीं। सबसे बड़ा जो राब्ताकार और इंटरलोकेटर है वो है अक़वाम मुत्तहिदा पिछले 70 साल की बात आपने भाई उसे मेज़ पे बिठा के तय कर लो। नहीं तो तय तो नहीं, मगर वो फिर उस्तादी ना हो। तो वही तो मसला है ना सर। मसला ये नहीं है कि तय करना है, मसला है कि थोड़ा सा यार ये आंच हल्की कर दो, हाँ फिर थोड़ी तेज कर दो। जब अपनी डोमेस्टिक अपनी बेस को अपील करना है, जो आपकी राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट हैं, हिंदुत्व संघी वाले, तो आप मसाला तेज कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा दुनिया को दिखाना होता है तो मसाला कम। क्रिटिसिज्म आएगा तो उससे भी तो उनके उसको इफेक्ट पड़ेगा। क्रिटिसिज्म मतलब ये मीडिया का आ रहा है या दूसरा हो रहा है। ये अब देखिए यार, ये जो है ना, ये जो चैनल है ना, जैसे टाइम्स नाउ हो गया, रिपब्लिक, ये तो 24 घंटे, जैसे वो अपने कुत्तों को नहीं देखा, जो रेबीज नहीं हो जाती, मुंह से झाग निकलती है, 24 घंटे इनके मुंह से झाग निकलती है। मसला क्या है कि पागल कुत्ते को आप पाल नहीं सकते ना, उसको रस्सी के साथ बांध दिया लेकिन वो आपको भी काटेगा यार। वैसे इनको इन लोगों ने ही तो प्रमोट किया था ना, बीजेपी यूज दीज गाइज ना, तो सर दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू आल्सो ना सर। इंडियन चैनल देख के यार मुझे सारे पाकिस्तानी चैनल बहुत। आपने कभी देखा है भारतीय दलाल? कभी देखा है आपने? नहीं देखा ना। ये जो हम बात कर रहे हैं हम खुद नहीं कर रहे हैं, आप टाइम्स नाउ की कवरेज देख रहे हैं, हेडलाइन और फखर से कह रहे हैं वो हुर्रियत कमेटी जिनको हम हमेशा पाकिस्तान के दलाल कहते हैं, ये ज़बान इस्तेमाल। एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक जी। बहुत सियासत पर तो बहुत बात करते ही रहेंगे, अब कुछ सकाफत पर भी बात कर लेते हैं। आजकल कराची में एक बहुत ही शानदार इवेंट हो रहा है जिसको फर्स्ट कराची बिएनाल कहा जा रहा है, KB17 से भी इसको जाना जाता है। ये एसेंशियली एक पब्लिक आर्ट एग्जीबिशन है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया भर से 160 से ज़ायद आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, सिंगर्स, डांसर्स गैदर हुए हैं पाकिस्तान कराची में। 2 हफ्तों तक ये एग्जीबिशन चलेगी और पाकिस्तान की कराची की कोई मेरा ख्याल है 10-12 मुख्तलिफ मकामात पर ये एग्जीबिशन आप जाके देख सकते हैं। मेन जो वेन्यू है वो है NJV स्कूल, 160 साल पुरानी इमारत है ये रोड पे है। जी बिल्कुल। बाकी जो है वेन्यूज़ वो इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट, क्लेयरमाउंट हाउस, फ्रेयर हॉल, जमशेद मेमोरियल हॉल, पायोनियर बुक हाउस और मुख्तलिफ जगहों पर हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाके तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये है क्या और इसमें आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हम कराची बिएनाल की टीम से ही सुनिए। मेरा शहर खूबसूरत दिखना चाहिए, मेरे शहर में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि लोग देखें, सोचें, बात करें उसके बारे में। अगर जब सवाल उठेंगे और इसमें अगर एक पब्लिक आती है, देखती है
सोचती है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। स्कल्पचर, पेंटिंग, इंस्टॉलेशन आर्ट आ गया है, अब बेइंतहा खूबसूरत काम हो रहा है, लेकिन पब्लिक आर्ट की कमी है। ऑब्वियसली बिनाले और इंटरनेशनल आर्टिस्ट आएगा, इंटरनेशनल मीडिया आएगा, इंटरनेशनल कवरेज आएगी। बिनाले और इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस तरह की इंटरेक्शन होती हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, इस पर राइटिंग होती है, तो उसका जो एक्सपोजर होता है, इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत बड़े लेवल पर सुनता है। समटाइम्स जो आम पब्लिक है वो आर्ट वर्क को देख के वैसे ही उसके स्केल से, उसकी क्राफ्ट से और उसकी चीज़ों से देख के इंस्पायर होती है, लेकिन जब वो इंटरेक्ट करती है और मतलब आर्टिस्ट उनको बताता है कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत हेल्दी होती है और ये बहुत ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए। बिनाले मेरी नज़र में जदीद दुनिया का एक आर्ट का मेला है, जिसमें उस वक्त के मशहूर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट एक जगह पे जमा होते हैं और वो ओपन होता है आम पब्लिक सब लोगों के लिए। लोग आके देखते हैं, बातचीत करते हैं, बहस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस शहर को बहुत शदीद ज़रूरत है इस तरह के पब्लिक इवेंट की, जिसके अंदर आप उस वक्त के मौजूदा कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों का काम किसी थीम के मुताबिक देख सकें। आर्ट एक मुल्क का रूह होता है, इट्स द सोल ऑफ अ कंट्री। यू रिमूव द आर्ट, यू हैव नो सिविलाइजेशन लेफ्ट। बट हमारे पास सकाफत है पाकिस्तान में, एंड कराची इज द वाइटल हब, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव आर्ट, टू शो आर्ट, टू से दैट अ सिविलाइजेशन नॉट ओनली हैजंट एग्जिस्टेड बट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जी, तो ये है कमोपेश द जिस्ट ऑफ कराची बिएनाल। अच्छा, फ़र्क ये है कि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट पाकिस्तान में आपको कहाँ मिलेगा ज़्यादा? किसी अमीर लोगों के घरों की दीवार, आर्ट गैलरीज में या आर्ट गैलरीज में, जहाँ तक पब्लिक की पहुँच नहीं है। ठीक है, और ये कोई बहुत वो मतलब ये कोई आर्टी फार्टी बात भी नहीं हो रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये जब हम ऑफिस आ रहे होते हैं तो हमें बीच लग्जरी वाले रोड से जब गुजरते हैं, एक ज़माने में क्या था उन दीवारों पर? पान की पीक और नारे, हाँ, और के और जिनसी यहाँ पे इश्तेहार, और ये अब जब से उनको एक दफा पेंट किया, एक दफा मुझे याद है किसी एक सियासी पार्टी ने वहां पे कुछ लिख दिया था, सोशल मीडिया पर जो उनकी बेइज्जती हुई, उनके अपने कारकुन गए हैं वापस और उन्होंने वापस फिर इस कराची में ऐसे दीवाने हैं जो कि शहर की तमाम दीवारों को पेंट कर सकते। ये सर पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं गया था कॉमेडी शो पर सैटरडे को, वो गोरा कॉमेडियन था, वो कह रहा था कि यार मुझे एक बात अजीब लगती है, आप अपने बसेस को इतनी खूबसूरती से पेंट करते हो, अपनी बिल्डिंग्स को क्यों नहीं कर देते यार? इसको अगर आप उल्टा कर दे तो आपकी टूरिज्म 5 गुना बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे यार मैं तो सिर्फ इमारतों को देखने आया। अच्छा, फाइनली सोच है यार, ये तो आइडिया है यार, क्यों नहीं करते हम? प्रेयर हॉल की आपने बात की, वहाँ सातखैन की गैलरी भी खुली है और कल्चर डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट का है उसने सपोर्ट करके वहाँ सब वंडरफुल गैलरी, ग्रेट। और तो जुमे को चलते हैं बिएनाल, ये सब फ्री है। हाँ, और ये सब फ्री है। जुमे को चलते हैं बिएनाल, अगर आप आना चाहे तो हम भी वहाँ पे होंगे। अगर अंडे फेंकने हैं तो मैं अपनी बोरी ले आऊंगा साथ में जाने के लिए। टमाटर सस्ते हो गए, टमाटर सस्ते हो गए, जो भी महंगी सब्जी है वो फेंक दो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।